गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ डॉक्टर भावना। आज का मेरा टॉपिक है टीचिंग स्ट्रैटेजीज। डिसेबल बच्चों के लिए हम बहुत सारी टीचिंग स्ट्रैटेजीज का यूज़ करते हैं सो दैट उनकी लर्निंग को एनहांस किया जा सके और उनको इंडिपेंडेंट बनाया जा सके। टीचिंग स्ट्रैटेजीज को हम हिंदी में कहते हैं शिक्षण रणनीतियाँ। जिसमें कि सबसे पहले टीचिंग स्ट्रैटेजी आती है टास्क एनालिसिस। इन हिंदी कार्य विश्लेषण। टास्क एनालिसिस क्या है? Task analysis is a process in which a special educator break down a task into simple and easiest steps। यानी कि एक स्पेशल एजुकेटर जब भी डिसेबल बच्चे को, चाहे वो लर्निंग डिसेबल बच्चे हैं या हेयरिंग इम्पेयरमेंट बच्चे हैं, ऑटिस्टिक बच्चे हैं, किसी भी प्रकार के डिसेबिलिटी वाले बच्चे हैं जिनको लर्निंग संबंधी समस्या आ रही है, उनके लिए टास्क को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटता है ईजीएस्ट वे में, सो दैट बच्चा उसको आसानी से सीख सके। तो अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, अगर एकेडमिक एरिया में हमें बच्चे को एरोप्लेन की स्पेलिंग सिखानी है, तो लर्निंग डिसेबल बच्चों के लिए इट्स नॉट पॉसिबल कि आप लंबी कोई भी स्पेलिंग है उसको ईजिली सीख सकें। तो हम ब्रेक डाउन कर देते हैं। अगर हम बच्चे को एरो प्लस प्लेन ऐसे ब्रेक डाउन करके अगर टास्क को सिखाते हैं तो वो इजीली सीख सकता है। लेकिन वहीं पे अगर हम पूरा वर्ड वन टाइम पे उसको सीखने के लिए कहते हैं तो उसके लिए पॉसिबल नहीं होता है। अगर हम लोग, ऐसा नहीं है कि ओनली डिसेबल बच्चों के लिए ही यूज़ में लाई जा सकती है, नॉर्मल बच्चों को जिनको सीखने में समस्या आ रही है तो जनरल टीचर भी इसको यूज़ में ला सकते हैं। अगर इसी के साथ ही साथ अगर हम डिसेबल बच्चों को, जैसे एडीएल एक्टिविटीज़ को सीखने में बहुत सारी समस्याएं आती हैं। एडीएल एक्टिविटीज़ एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग, हिंदी में हम कहते हैं दैनिक जीवन के क्रियाकलाप। अगर हम सामान्य जो नॉर्मल बच्चे हैं हमारे, उनकी बात करें तो उनको हमें एक जो भी एडीएल एक्टिविटीज़ हैं उनको सिखाने की नीड नहीं होते हैं। वो ऑटोमेटिकली जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं, कम्युनिटी मेम्बर्स हैं, उनसे वो इमिटेशन के थ्रू उसको खुद ब खुद सीख लेते हैं। लेकिन अगर हम डिसेबल बच्चों की बात करते हैं, जैसे इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी वाले बच्चे हैं, तो जो भी दैनिक जीवन के क्रियाकलाप, दैनिक जीवन में के क्रियाकलाप में हमारे टॉयलेटिंग, ब्रशिंग, बेथिंग हम बोलते हैं नहाना, ईटिंग, इन सब एरिया में बच्चे को कहीं ना कहीं दिक्कत आती है। अगर हम उनके सामने करते भी हैं तो वो वन टाइम पे उसको नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे टाइम पे हमें उन्हें ट्रेनिंग देनी पड़ती है, जिसके लिए हम टास्क एनालिसिस स्ट्रैटेजी का यूज़ करते हैं और उससे उनकी लर्निंग को ईजी बनाते हैं। अगर हम एग्जाम्पल देते हैं एडीएल एरिया में, तो इसमें बच्चे को, जैसे हम एडीएल एरिया से टास्क लेते हैं ब्रशिंग करना, तो अगर हम बच्चे को टास्क सिखाना है कि कैसे हाउ टू डू ब्रश हिज और हर टेथ, तो हम बच्चे के लिए ब्रेक डाउन कर देंगे टास्क को। जैसे हम बच्चे को सबसे पहले बोलेंगे कि ब्रश को होल्ड करना है, सबसे पहले तो बेसिन के पास जाना है, ब्रश को होल्ड करना है, ब्रश को गीला करके फिर उसको पेस्ट अप्लाई करना है, फ्रंट के टीथ तक ब्रश को लेके आना है, फ्रंट के टीथ साफ़ करने हैं, साइड के टीथ को साफ़ करना है, देन उसको साफ़ करके उसको प्रॉपर प्लेस पे रखना है। ये सब चीज़ें हम उसको वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप उसको ईजीएस्ट वे में ब्रेक डाउन कर देते हैं और एक एक करके हम लोग बच्चे को इंस्ट्रक्शंस देते हैं। जब भी हम बच्चे को सिखाते हैं तो हम स्पेशल बच्चे के लिए इंस्ट्रक्शंस को मल्टीपल स्टेप
इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करते हैं, हम हमेशा 1 स्टेप या फिर हम डबल स्टेप इंस्ट्रक्शंस को देते हैं सो दैट वो इजीली इंस्ट्रक्शंस को भी फॉलो कर सकें। अब इसी के साथ ही साथ अभी हमारा सेकंड है मॉडलिंग। मॉडलिंग स्ट्रैटेजी जैसे नेम से ही क्लियर हो रहा है, डेमोन्स्ट्रेशन। डेमोन्स्ट्रेशन मतलब हम थ्रू मॉडलिंग बच्चे को टास्क को सिखाते हैं, जिसमें बच्चा इमिटेशन के थ्रू बच्चा टास्क को सीख जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमें बच्चे को कुछ भी लिखना सिखाना है या हमें ब्रशिंग का ही हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो ब्रशिंग करना सिखाना है तो कोई भी पर्सन उसको खुद करके सिखाएगा स्टेप बाय स्टेप और उसको इंस्ट्रक्शंस देगा। अगर एक पर्सन के लिए, सेमी पर्सन के लिए एक्टिविटी को करना और इंस्ट्रक्शन देना पॉसिबल नहीं हो तो वो दूसरे व्यक्ति की हेल्प ही ले सकता है। इमिटेशन के थ्रू भी बच्चा कार्य को सीख सकता है। एंड थर्ड इज शेपिंग। शेपिंग स्ट्रैटेजी। शेपिंग में हम ऐसे नहीं है कि किसी भी घड़े की शेप देते हैं या किसी को आकार देना, वैसे हम हिंदी में बोलते हैं आकार देना, बट इसका मतलब ये नहीं है। शेपिंग मीन्स कि हम बच्चे को कोई भी टास्क को सिखा रहे हैं तो उसको हम बच्चे को, कोई भी बच्चा ईच एंड एवरी सक्सेसिव अटेम्प्ट पर उसको हमें रिइंफोर्समेंट देना है, रिवॉर्ड देना है। जब तक बच्चा कोई भी सक्सेसिव अटेम्प्ट करता है और टास्क को नहीं सीख रहता है, हम तब तक उसको रिवॉर्ड देते रहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चे को अगर हमने सर्कल बनाना सिखाना है, बच्चा अगर पेन की तरफ देखता भी है तो भी हम उसको गुड वेरी गुड बोलेंगे। बच्चा अगर पेन की हेल्प से एक डॉट बनाता है तो उसके लिए भी हम उसको गुड वेरी गुड बोलेंगे। बच्चा थोड़ा सा कर्व लेता है तो भी हम उसको गुड वेरी गुड बोलेंगे। बच्चा हाफ सर्कल बनाता है, गुड एंड वेरी गुड बोलेंगे, उसको रिइंफोर्समेंट देंगे। एंड इसी तरह से बच्चा कंप्लीट सर्कल बनाता है तो भी हम उसको गुड एंड वेरी, मतलब कि हम बच्चे के हर सक्सेसिव अटेम्प्ट पर जो भी जितने भी वो सफलतापूर्वक अटेम्प्ट करेगा, हर सक्सेसिव अटेम्प्ट पर हम उसको गुड वेरी गुड बोलेंगे, रिइंफोर्समेंट देंगे जब तक वो टारगेट बिहेवियर को सीख नहीं जाता। टारगेट बिहेवियर इज योर, जो भी आप बच्चे को सिखाना चाहते हैं वो। एंड फोर्थ इज प्रॉम्प्टिंग। प्रॉम्प्टिंग का मतलब होता है सहायता प्रदान करना। टू प्रोवाइड असिस्टेंस या हेल्प टू अ चाइल्ड, चाहे वो डिसेबल है या नॉर्मल बच्चा है, किसी भी प्रकार की अगर बच्चे को कार्य करने में अगर असिस्टेंस की, हेल्प की ज़रूरत है तो हम उसको क्या बोलते हैं, प्रॉम्प्टिंग बोलते हैं। अब प्रॉम्प्टिंग के भी डिफरेंट टाइप्स हैं। देयर आर मेनली 4 to 5 टाइप्स ऑफ प्रॉम्प्टिंग। First one is verbal prompting. जिसको हम बोलते हैं शाब्दिक सहायता देना। In short, VP. Second is फिजिकल प्रॉम्प्टिंग। नेम से ही क्लियर हो रहा है कि बच्चे को शारीरिक रूप से सहायता देना। शॉर्ट में हम बोलते हैं पीपी। एंड थर्ड वन इज जेस्चर
इशारे के माध्यम से सहायता। फोर्थ इज सीपी, क्लूइंग बोलते हैं हम शॉर्ट में कहते हैं कि हिंट देना। जैसे नेम से ही क्लियर हो रहा है कि क्लू देना। एंड फिफ्थ वन इज ओकेजनल प्रॉम्प्टिंग। ओकेजनल होता है कि जो हम लोग कभी कभी देते हैं। तो दीज आर द मेनली टाइप्स ऑफ प्रॉम्प्टिंग कि हम इतने प्रकार से हम बच्चे को सहायता दे सकते हैं। वर्बल प्रॉम्प्टिंग शाब्दिक तौर से हम सहायता करते हैं कि लाइक अगर बच्चे को कोई भी इंस्ट्रक्शंस को देने कोई टास्क नहीं आ रहा है, अगर कहीं बच्चा किसी कार्य को करने में अगर चूक रहा है या अटक रहा है तो उसको हम लोग शाब्दिक तौर से हम हेल्प कर सकते हैं। उसको हम शाब्दिक तौर से इंस्ट्रक्शंस को बार बार दे सकते हैं जब तक वो कार्य को नहीं कर पाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बच्चे को ड्रेसिंग करना सिखा रहे हैं, टी शर्ट को वेयर करना है, हाउ टू वेयर दैट टी शर्ट, हम बच्चे को 1 to 1 स्टेप बाय स्टेप हम उसको इंस्ट्रक्शंस वर्बली दे सकते हैं सो दैट बच्चा उसको फॉलो करते हुए टास्क को कंप्लीट कर सके। फिजिकल प्रॉम्प्टिंग हु दोज आर डिसेबल चिल्ड्रन। डिसेबिलिटी तो सब बच्चों में 21 टाइप्स की डिसेबिलिटी मैंने जैसे मॉर्निंग में भी बताया था आप लोगों को। तो फिजिकल प्रॉम्प्टिंग में मेनली आ रहा है कि हु दोज आर फिजिकल डिसेबल्ड, हु आर अनेबल टू होल्ड पेन और हु आर अनेबल टू वॉक, उन बच्चों के लिए हम लोग शारीरिक तौर से सहायता प्रदान करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर एकेडमिक एरिया में बच्चा पेन को होल्ड करने में प्रॉब्लम आ रहा है तो बच्चे के लिए हम एडेप्टेशन तो करेंगे, अनुकूलन तो करेंगे ही, उसके साथ ही साथ हम बच्चे को शारीरिक रूप से सहायता प्रदान करेंगे। हम बच्चे की जब भी हम प्रॉम्प्टिंग फिजिकल प्रॉम्प्टिंग देते हैं तो हम बच्चे की बैक साइड पे खड़े होकर के उसके हाथ पर हाथ रखते हुए बच्चे के हाथ पे हाथ रखेंगे और बच्चे को पेन को होल्ड करने में उसको हेल्प करेंगे। इसी के साथ में जेस्चर है। अगर बच्चे को कोई भी कहीं भी अगर हमें कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, जैसे हमने पूछा उसको कि मैंगो कैसा होता है, या हम कोई फ्रूट के बारे में, आज सुबह आपने कौन सा फ्रूट खाया, तो अगर हम बच्चा कहीं अटक रहा है पूरा वर्ड बोलने में तो हम उसको इशारा कर सकते हैं, तो इशारे के थ्रू बच्चा कंप्लीट सेंटेंस को या वर्ड को बोल सकता है। क्लूइंग का मतलब है हिंट देना। अगर हमें बच्चे को अगर कोई भी चीज़ को पूछ रहे हो और बच्चा अटक गया तो हम उसको हिंट दे सकते हैं उसको सेंटेंस को कंप्लीट करने में। फॉर एग्जाम्पल जैसे बच्चे को कोई फ्रूट के बारे में पूछा है तो हम अ बोल सकते हैं, तो अ जैसे ही बोलते तो बच्चा उस सेंटेंस को कंप्लीट कर देगा, आम बोल सकता है। ओकेजनल कभी कभी हम जो भी प्रॉम्प्टिंग बच्चे को दे रहे हैं वो ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चे को उसकी नीड रह रही है, तो हम बच्चे को कभी जब भी ज़रूरत पड़ रही है तो हम कभी कभी उसके लिए प्रॉम्प्टिंग देंगे, हर वक्त नहीं देंगे। जब भी हम बच्चे को असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, सहायता देते हैं, तो हम एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग ही देना है। ऐसा नहीं है कि हमने जितनी भी स्ट्रैटेजीज को पढ़ा है या फिर हमने जितनी प्रॉम्प्टिंग स्किल्स को पढ़ा है हम उसको हर वक्त देंगे, ऐसा नहीं है। हम जहाँ बच्चे को वर्बल प्रॉम्प्टिंग की नीड है वहाँ वर्बल देंगे, जहाँ फिजिकल की ज़रूरत है वहाँ फिजिकल देंगे, जहाँ जेस्चर की ज़रूरत है वहाँ हम जेस्चर प्रॉम्प्टिंग देंगे, रेदर देन कि हम उसको हर वक्त कहीं भी, जैसे अगर बच्चे को फिजिकली तौर से बच्चा फिट है तो हमें उसको फिजिकल प्रॉम्प्टिंग देने की नीड नहीं है। इसके साथ ही हमारा नेक्स्ट टीचिंग स्ट्रैटेजी आती है रेनफोर्समेंट। रेनफोर्समेंट हम लोग बहुत बार ही हम सुन चुके हैं, इस टॉपिक में मैंने बार बार यूज़ में लाया ये वर्ड कि रेनफोर्समेंट देना है, रिवॉर्ड देना है। तो व्हाट्स द मीन ऑफ रेनफोर्समेंट? हिंदी में हम बोलते हैं पुनर्बलन।
पुनर्बलन, है ना। कोई भी काम बच्चे को सीखने में अगर बच्चा अक्षम है, वो उसको मोटिवेशन, उसको लेवल उसमें ज़ीरो है, जैसे कि हम जानते हैं कि डिसेबल बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो होता है ड्यू टू ऑफ हिज और हर डिसेबिलिटी, तो उन बच्चों को मोटिवेशन लेवल हम उनमें डेवलप करने के लिए हम बच्चों को रीइंफोर्समेंट देते हैं, जिसमें हम बच्चों को रीइंफोर्समेंट डिफरेंट टाइप्स के दे सकते हैं। पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। हम कह सकते हैं एक तो हमारा प्राइमरी रीइंफोर्समेंट, and second is secondary. प्राइमरी रीइंफोर्समेंट को हम बोलते हैं प्राथमिक पुनर्बलन, एंड सेकेंडरी को हम बोलते हैं कि हम लोग सेकेंडरी जैसे हैं, सेकेंडरी द्वितीय पुनर्बलन। फर्स्ट हम प्राइमरी में हम क्या कहते हैं कि जो भी हम बच्चे के लिए, जब भी बच्चे को टास्क को कराना है, तो हम मोटिवेशन लेवल को बनाए रखने के लिए बच्चे के लिए क्या क्या चीज़ें दे सकते हैं जिससे बच्चे का मोटिवेशन लेवल बना रहे और बच्चा टास्क को करने में अपना इंटरेस्ट को बनाए रखे। तो प्राइमरी में हम बच्चे को ईटेबल थिंग्स को दे सकते हैं। ईटेबल थिंग्स हमारी, देयर आर सो मेनी ऑफ थिंग्स, जिसमें हम ले सकते हैं टॉफ़ी, सेकेंड बिस्किट, आइसक्रीम, जो भी हम लोग खाने पीने की चीज़ें हम बच्चे को, जैसे हम बच्चे को कह सकते हैं कि अगर आप ये टारगेट बिहेवियर को अचीव कर लेते हैं, या बच्चा बहुत सारे प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर्स को करता है, एक जगह टिक करके नहीं बैठता है, बच्चा हाइपर एक्टिव है, तो हम उस केस में बच्चे को कह सकते हैं कि अगर आप एक प्लेस पर इतनी देर तक के लिए बैठ सकते हैं या मेरी क्लास में बैठे रहते हो, देन आफ्टर माई क्लास आई विल गिव यू टॉफ़ी, बिस्किट या वटेवर, जो भी आप बच्चे को देना चाहते हैं वो सारी चीज़ों को आप ईटेबल थिंग्स को बच्चे के लिए रख सकते हैं। बट जब भी हम रीइंफोर्समेंट देते हैं, हमें ध्यान रखना होता है कि हम जब भी रीइंफोर्समेंट देंगे हम तुरंत देंगे, कभी भी गैप नहीं डालेंगे। उसके पीछे का रीज़न ये है कि जब भी हम इंटेलेक्चुअल डिसेबल बच्चों की बात करते हैं तो इनमें बहुत सारे प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर होते हैं जो कि ये बार बार करते रहते हैं। तो समटाइम अगर बच्चा क्लासरूम में शांत बैठा है, किसी भी तरह का प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर नहीं कर रहा है, हमने उसको बोला कि आज तो आप बहुत अच्छे से बैठे हुए थे तो मैं आपको आज बिस्किट दूंगी, मैंने तुरंत नहीं दिया, 10 मिनट के बाद देती हूँ, तो हो सकता है कि बच्चा ड्यूरिंग दैट टाइम, बच्चा जो भी बीच का टाइम था हमारा 5 से 10 मिनट में, उसने कोई प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर कर दिया और हम तब उसको अगर कोई खाने वाली चीज़ देते हैं, रीइंफोर्समेंट देते हैं, तो बच्चे में ये कॉन्सेप्ट मिलेगा कि मैं जब भी प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर को करता हूँ तब मुझे रीइंफोर्समेंट मिलता है या मुझे खाने पीने वाली वस्तुएं मिलती है, तो उसका बच्चे के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। उससे बच्चा पॉजिटिव बिहेवियर को ना सीखते हुए नेगेटिव बिहेवियर्स को सीखता है। तो इसीलिए हम बच्चे को तुरंत हम बिलीव करते हैं कि हम रीइंफोर्समेंट देंगे। सेकेंड थिंग, हम बच्चे को जब भी रीइंफोर्समेंट देते हैं, हम बच्चे को बताएंगे कि उसके किस बिहेवियर को करने पर उसको, उसके पॉजिटिव बिहेवियर के लिए हमने उसको रीइंफोर्समेंट को दिया है। अब इसके बाद में जैसे मैंने बोला सेकेंडरी, हाँ, प्राइमरी रीइंफोर्समेंट में हम एक और चीज़ बताएंगे कि ईटेबल थिंग्स जो भी देंगे हम लोग कभी भी उसको पूरा नहीं देते हैं। हम कोई भी टॉफ़ी दे रहे हैं या बिस्किट दे रहे हैं तो हम पूरा बिस्किट का पैकेट नहीं देंगे उसको, हम उसको हमेशा एक टुकड़ा कोई पीस देंगे या एक बिस्किट का पीस उसको दिया, रेदर देन कि उसको पूरा बिस्किट देना है। और जब भी रीइंफोर्समेंट देते हैं तो हम लोग हमेशा सेम ही नहीं रखते हैं, खाने वाली चीज़ें ही नहीं रखेंगे, हम अदर एक्टिविटीज़ को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। और बच्चे को अगर हम खाने वाली चीज़ें देते हैं तो हो सकता है कि बच्चे में वो कहीं ना कहीं वो हैबिचुअल हो जाएगा कि मैं जब भी पॉजिटिव बिहेवियर इसीलिए करूँगा क्योंकि मुझे खाने के लिए मिलता है। तो डिपेंडेंट नहीं बनाएंगे हम बच्चे को, अदर कोई भी एक्टिविटी भी ले सकते हैं या अदर रीइंफोर्समेंट का यूज़ कर सकते हैं। अदर में हमारा आता है सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट,
जिसमें हमारी एक्टिविटी आ सकती है। एक्टिविटी में हम बहुत सारे कि हम बच्चे को बोल सकते हैं कि अगर आप कोई भी पॉजिटिव बिहेवियर करते हैं तो मैं आपको टोकन प्रोवाइड करूंगी, या मैं आपको गार्डन में लेकर के जाऊंगी जहाँ पे हम कोई भी गेम को खेलेंगे। जो भी बच्चे को एक्टिविटीज़ पसंद है उस तरह की हम बच्चे के लिए, या हम बच्चे को सोशल रिवॉर्ड दे सकते हैं, गुड वेरी गुड बोल सकते हैं, इंस्टेड ऑफ कि हम उसको कोई खाने वाली चीज़ें दे रहे हैं। हम खाने वाली चीज़ें भी दे सकते हैं, लेकिन हम लोग उसमें चेंजेस लाते रहेंगे, हम हमेशा सिमिलर चीज़ को नहीं देंगे। तो ये तो रीइंफोर्समेंट था। इसके बाद में हमारा है सिक्स्थ पॉइंट इज चेनिंग। चेनिंग को हम बोलते हैं श्रृंखला बनाना। नाम से ही क्लियर हो रहा है कि कोई भी टास्क को हम लेते हैं तो उसको हम लोग सिक्वेंशियल ऑर्डर में लेते हैं। सिक्वेंशियल ऑर्डर मतलब हम कोई भी टास्क को लेंगे तो उसको हम स्टेप बाय स्टेप एक चेन की तरह हम बच्चे के लिए टास्क को लेंगे। अगर हम जैसे चेनिंग की बात करते हैं तो इट इज़ मेनली 2 टाइप्स, जिसमें हमारा आता है बैकवर्ड चेनिंग एंड फॉरवर्ड चेनिंग। बैकवर्ड चेनिंग और फॉरवर्ड चेनिंग, अब बैकवर्ड नाम से ही क्लियर हो रहा है, एक तो हम स्टेप लेते हैं जो कि स्टेप बाय स्टेप फर्स्ट से लेकर के लास्ट तक ले रहे हैं, और बैकवर्ड चेनिंग मतलब लास्ट स्टेप से हम लोग फर्स्ट स्टेप तक स्टेप बाय स्टेप श्रृंखलाबद्ध तरीके से हम टास्क को बांटते हैं। तो बैकवर्ड चेनिंग हम लोग डिसेबल बच्चों को अगर हमने ड्रेसिंग सिखाना है तो उस एरिया में हम लोग बैकवर्ड चेनिंग को बच्चों को ले सकते हैं। बैकवर्ड चेनिंग में लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम ड्रेसिंग का सिखा रहे हैं, मैंने सॉक्स को वेयर करना सिखाना है या शर्ट के अनबटनिंग करना सिखाना है, तो उसके लिए हम ले सकते हैं। तो हम बच्चे को जैसे सॉक्स वेयर करना है तो सॉक्स को होल्ड करना है, पैर तक टो तक लेके आना है, सॉक्स को वेयर करना है, उसको पुल डाउन करना है, तो उसको टो तक लेके आना है और उसको पूरा निकालना है। तो जो भी प्रोसेस हम लोग खुद यूज़ में लाते हैं उसी को हम बच्चे को भी सिखाएंगे स्टेप बाय स्टेप। और फॉरवर्ड चेनिंग में हमारा आता है, फॉरवर्ड चेनिंग में आता है कि हम बच्चे को जैसे बटनिंग करना सिखाना है, तो बटनिंग करने के लिए स्टार्टिंग से लेकर के क्या क्या है, जैसे हम बटन को होल्ड करेंगे, फिर बच्चे को होल दिखाएंगे, होल से बच्चे को उसको बटन को बाहर निकालना है, तो वो स्टेप बाय स्टेप हम बच्चे को फॉरवर्ड चेनिंग सिखाएंगे। बैकवर्ड चेनिंग हम सॉक्स वेयर करना है या हमने अनबटनिंग करना है उसमें सिखा सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों में बैकवर्ड चेनिंग को पहले लिया जाता है क्योंकि उसमें बच्चे को ईजी होता है एज़ कम्पेयर टू फॉरवर्ड चेनिंग। फॉर एग्जाम्पल अगर बच्चे को हम सॉक्स वेयर करना सिखाना है तो उससे ज़्यादा ईजी रहता है बच्चे को उसको रिमूव करना, एंड अगर बच्चे को बटनिंग करना सिखाना है तो उससे पहले हम बच्चे को अनबटनिंग सिखाते हैं। एंड लास्ट वन इज फेडिंग। लास्ट टीचिंग स्ट्रेटेजी है हमारी फेडिंग। फेडिंग नाम से क्लियर हो रहा है कि हम लोग जो भी हेल्प करेंगे बच्चे के उसको हम फेड करेंगे। हम लोग बच्चे को कभी भी डिपेंडेंट नहीं बनाएंगे अपने ऊपर कि हम जब बच्चे को हेल्प करें तभी वो बच्चा टास्क को कंप्लीट करेगा। हम धीरे धीरे जो भी हम हेल्प दे रहे हैं उसको हम लोग कम करते जाएंगे और बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला था कि बच्चे के हाथ पर हाथ रखते हुए हम बच्चे को टास्क को करना सिखाते हैं। अगर बच्चा फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो हम लोग रिड्यूस करने के लिए क्या करेंगे, पहले उसके हाथ पे हाथ रखेंगे, देन उसके बाजू तक लेके आएंगे, शोल्डर तक रखेंगे और उसको हाथ हटा करके हम
खाली इसके पीछे खड़े होंगे, सो दैट उसको लगे कि मेरे पास में कोई है। और जब बच्चा हमें लगेगा कि इंडिपेंडेंटली लिखना शुरू कर गया है, तब उसकी हम बैक साइड से हट करके उसके साइड में बच्चे के बैठ सकते हैं, या हम उससे थोड़ी दूरी बना करके बैठ सकते हैं। इस तरह से बच्चे को कोई भी अगर हम हेल्प कर रहे हैं तो हम उसको डिपेंडेंट हम बनाते हैं, उसको इंडिपेंडेंट बनाने के लिए उनको कम करते चलेंगे। सो आई होप आपको ये टीचिंग स्ट्रैटेजी समझ आ गई है। थैंक यू सो मच।